हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बाबर के विषय में। उससे पहले किरण एकेडमी के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जो भी बच्चे नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपको क्लासेस पसंद पड़े तो अपने मित्रों में शेयर भी करें इसे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग बाबर के विषय में देखेंगे। बाबर इतिहास का मुग़ल डायनेस्टी का प्रथम शासक होता है, जिसके विषय में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इससे आपके प्रश्न बनते हैं और आपके विशेष लेवल के हो गए हैं या ऐसे स्टेट लेवल के जितने एग्जाम होते हैं, सेंट्रल में एसएससी, रेलवे, विभिन्न प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती हैं जहां से इतिहास के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और बहुत शानदार से प्रश्न मिलते हैं, बहुत ही ईजी प्रश्न होते हैं। आपको मैं पूरी इतिहास का जो बाबर की कहानी है पूरी तरीके से मैं बताऊंगा और आपके यहाँ से बताने के बाद बाबर से कोई भी अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आई होप मैक्सिमम प्रश्न आपसे बन जाएंगे। चलिए तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बाबर के विषय में। देखिए बाबर के विषय में चर्चा करने से पहले बाबर का पहले पूरा नाम जानते हैं। अर्थात बाबर का पूरा नाम था मैं यहाँ पे लिखता हूँ जहरुद्दीन महमूद बाबर। जी हाँ, बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन महमूद बाबर था और बाबर तुर्कों के चगताई नामक शाखा के था। जी हाँ, एक पॉइंट ये भी याद रख लेना है। अर्थात बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन महमूद बाबर और बाबर के तुर्कों के चगताई शाखा नामक शाखा के था। अब आते हैं, यह पिता की ओर और माता की ओर से अलग अलग वंशज से था। जो इसके पिता थे वो तैमूर आपने सुना होगा नाम, आपने जो हमने बताया भी है, तैमूर के पंचम वंशज की ओर से था। और जो इसके माता जो मातृवंशज की ओर से थी वो चंगेज खां, वही चंगेज खां जो मैंने आपको इल्तुतमिश जब पढ़ाया था तो उससे मैं बताया था कि चंगेज खां की सेना सिंध तक मंगवर्णी का पीछा करते हुए आ गया था। तो उसी का यह 14वां वंशज था। कौन 14वां वंशज था? तो ये बाबर। बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं बाबर का जन्म का, तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। कहाँ में हुआ था? फरगना में हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि जन्म इसके पिता जो तैमूर वंशज से थे और माता चंगेज खां के वंशज थे। इनके पिता का नाम इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना है आप सभी का, उमर शेख मिर्ज़ा था, जो कि एक फरगना के छोटे से राज्य का क्या थे? शासक थे। तो इनके पिता जो थे उमर शेख मिर्ज़ा जो थे वो फरगना के एक छोटे से राज्य का शासक थे। इनकी मृत्यु याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1494 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु हो जाएगी? इनकी मृत्यु 1494 ईस्वी में हो जाती है। तो यहाँ से भी पॉइंट आपका बनता है कि ये भी पॉइंट पड़ता है कि बाबर फरगना के गद्दी पे कब बैठा था। तो फरगना के गद्दी पे 1494 ईस्वी में बैठता है। बाबर फरगना की गद्दी पे 1494 ईस्वी में बैठता है। और आपको यहाँ से मैं बता दूं कि 1494 ईस्वी, और आप देख रहे होंगे कि जन्म कब हुआ था, तो 1483 ईस्वी में। अर्थात कितने वर्ष की आयु हो रही होगी? तो आपकी आयु 11 वर्ष की हो रही थी। तो बाबर की उस समय की आयु कितने वर्ष की थी? 11 वर्ष की। अर्थात 11 साल की अवस्था में बाबर फरगना के गद्दी पे शासक के रूप में राज्याभिषेक करवा के गद्दी पे सिंहासन पे बैठता है। तो आपको ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है, याद भी रख लेना है। फरगना का शासक बाबर कब बनता है? 1494 ईस्वी में। बहुत ही कम आयु में गद्दी पे बैठने के कारण आपको विद्रोहियों के द्वारा बहुत सारा क्या होता है, युद्ध भी होना शुरू हो जाता है, जिसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि बाबर 1501 में हुआ था, 1501 ईस्वी में एक युद्ध होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था, जो कि बाबर को मध्य एशिया छोड़ने पे मजबूर करता है। और 1501 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम था
कौन सा युद्ध होता है? सर ए पुल का युद्ध। याद रख लेना है, सर ए पुल का युद्ध कब हुआ था? 1501 ईस्वी में। इसी युद्ध में बाबर मध्य एशिया छोड़कर मध्य एशिया से इसे भागने पे मजबूर कर दिया जाता है। अब आपको दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि बाबर को सर ए पुल के युद्ध में हराने वाला व्यक्ति कौन था? तो उसका नाम है, नाम याद रख लीजिएगा, शैबानी खां। क्या नाम याद रखना है? शैबानी खां। शैबानी खां ने बाबर को 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में हराकर मध्य एशिया से भागने पे मजबूर कर दिया था। तो अगर ये भी प्रश्न पूछ रहा होगा कि दिमाग में आपको आ रहा है कि क्या कारण रहा होगा कि बाबर को इस युद्ध में हार हुई होगी, तो हार का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण था, शैबानी खां ने एक नई प्रकार की युद्ध नीति का प्रयोग किया था जिसे तुलगुमा युद्ध नीति या युद्ध पद्धति कहते हैं। ये तुलगुमा युद्ध नीति या पद्धति क्या था, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, तुलगुमा युद्ध नीति या पद्धति क्या था, तो हम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध में बात करेंगे। अभी फिलहाल आपको याद रख लेना है कि 1501 ईस्वी में एक युद्ध होता है, सर ए पुल का युद्ध, जिसमें सर ए पुल के युद्ध में मध्य एशिया छोड़कर बाबर को भागना पड़ता है। शैबानी खां की इसमें विजय होती है और इसने एक नई युद्ध नीति तुलगुमा युद्ध नीति का प्रयोग करता है। कौन प्रयोग करता है? शैबानी खां। अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ से भागकर कौन? बाबर मध्य एशिया से छोड़कर यह कहाँ? मध्य एशिया से काबुल चला जाएगा जी। और काबुल पे विजय कब प्राप्त करता है? तो 1504 ईस्वी में काबुल पे बाबर विजय हासिल करता है। कब करता है हासिल? काबुल पे 1504 ईस्वी में। और यह इसके द्वारा जो इसके पूर्वजों का जो ये मिर्जा का उपाधि था, मिर्जा, पहले इसके वो जो पूर्वज थे वो किसकी उपाधि लगाते थे? मिर्जा का उपाधि लगाते थे, मिर्जा की उपाधि लगाते थे। इसे हटाकर ये नया एक प्रकार का उपाधि धारण करता है जिसे पादशाह की उपाधि हम लोग कहेंगे। क्या बोलेंगे? पादशाह की उपाधि हम लोग कहेंगे। ओके, तो यहाँ से आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में किसकी हार होती है? तो यहाँ से बाबर की हार होगी। और बाबर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, बाबर मध्य एशिया छोड़कर काबुल पे 1504 ईस्वी में अधिकार कर लेता है और काबुल पे इसने विजय हासिल की थी, बिल्कुल। और 1506-7 ईस्वी में इसने मिर्जा की उपाधि को त्याग कर पादशाह की उपाधि धारण कर ली थी। वही इस पॉइंट में कह रहा है कि बाबर ने 1507 ईस्वी में पादशाह की उपाधि धारण की थी, जिसे अब तक के किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। तैमूर शासक का नाम इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि इसके पिता जो थे तैमूर से संबंधित थे, तैमूर वंश से संबंधित थे, और इसकी माता चंगेज खां की वंश से संबंधित थी, जो कि आपको मैंने बता रखा है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, बाद में आपको यही पादशाह की उपाधि हमारा क्या बन जाता है? तो पादशाह की उपाधि बन जाएगा आपका बादशाह की उपाधि। वो कब बनता है उस पर भी बात करेंगे हम लोग। अब आते हैं 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी का पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी और दूसरा शासक था बाबर। तो इब्राहिम लोदी की हार होती है। अच्छा, एक बात आपको यहाँ पे मन में खटक रहा होगा कि बताइए सर, बाबर ने पानीपत का युद्ध किस प्रकार लड़ा और इसे निमंत्रण किसने दिया था? तो इस पे हम लोग बात कर लेते। देखो, बाबर ने कुल भारत पे 4 युद्ध लड़ा था, तो इसको निमंत्रण पहला देने वाला व्यक्ति था जो इब्राहिम लोदी का चाचा, जिसका नाम हम बताते हैं आप लोग को। इब्राहिम लोदी का चाचा, उसका नाम है आलम खां। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां खुद को दिल्ली का उत्तराधिकारी मानता था। आलम खां क्या मानता था? दिल्ली का उत्तराधिकारी। इब्राहिम लोदी कौन होगा? तो इब्राहिम लोदी आपको बताएंगे लोदी वंशज का शासक था, जिसकी स्थापना लोदी वंशज की बहलोल लोदी ने की थी, और बहलोल लोदी का पुत्र था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बाद गद्दी पे बैठता है इब्राहिम लोदी। मैंने आप सभी को पढ़ा रखा है, इब्राहिम लोदी के विषय में बात कर रहे हैं। और इब्राहिम लोदी का
चाचा थे आलम खां, जो कि दिल्ली के उत्तराधिकारी खुद को मानते थे। इसी ने बाबर को निमंत्रण भेजा था कि आप आइए और भारत पे आक्रमण कीजिए। दूसरा क्या होता है, चौथी बार आक्रमण के दरमियान एक और व्यक्ति था जो कि बाबर को निमंत्रण भेजाता है, दौलत खां। दौलत खां के विषय में जान लीजिए। दौलत खां जो था इब्राहिम लोदी और दौलत खां के बीच कुछ मतभेद हो जाने के कारण दौलत खां को दिल्ली बुलाया जाता है राजधानी, परंतु दौलत खां नहीं जाता है। और जिसके कारण मतभेद होने पे दौलत खां क्या करता है कि अपने पुत्र का नाम है इसका दिलावर। क्या नाम है पुत्र का? दिलावर को भेजता है कहाँ पे? तो ये भी बाबर को निमंत्रण के लिए। यहाँ से दो तरफ से बाबर को निमंत्रण मिल चुका है। पहला है आलम खां और दूसरा है दौलत खां, जो कि दिलावर के द्वारा इससे बाबर को निमंत्रण मिल चुका है। एक व्यक्ति निमंत्रण के लिए और आ जाइएगा तो याद रखिएगा, राणा सांगा, याद रख लीजिएगा। राणा सांगा की ओर से भी बाबर को निमंत्रण मिलता है। क्यों मिलता है इसका कारण यह है, इसका कारण यह बताया जाता है कि जो राणा सांगा था वो बाबर का प्रवृत्ति था कि किसी को लूट कर उसे छोड़ देना, अर्थात वहाँ से धन को लूटता था और वो लूट कर चला जाता था। तो राणा सांगा का यह मानना था कि अगर बाबर भारत पर आक्रमण करता है और इब्राहिम लोदी को पराजित करता है या युद्ध होती है तो उस स्थिति में इब्राहिम लोदी की सेना कमज़ोर हो जाएगी और राणा सांगा उस पर विजय हासिल कर लेगा। परंतु ऐसा नहीं होता है। जब पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को शुरू होता है, इस युद्ध में बाबर की विजय होती है और बाबर भारत से छोड़कर नहीं जाता है। तो पानीपत के इस युद्ध के बाद राणा सांगा से खानवा का युद्ध होगा। अब बात करते हैं हम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगुमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। अब आप लोग को लग रहा होगा कि तुलगुमा युद्ध नीति क्या था, तो मैंने आपको बताया था तुलगुमा युद्ध नीति वही युद्ध नीति थी जिसके तहत यही तुलगुमा युद्ध नीति थी जिसके तहत शैबानी खान ने बाबर को पराजित किया था। तो बाबर को तुलगुमा युद्ध नीति की यहीं से सीखने को मिला होगा और यहीं से सीख कर यह भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध में इसको प्रयोग में लाता है। किसके प्रयोग में लाता है? तो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 वाले युद्ध में। अब ये क्या था, ध्यान से देखो। तीन तरफ से क्या थी कि पहले जो युद्ध होता था आमने सामने होता था। तो इब्राहिम लोदी की सेना बहुत ज़्यादा थी। इब्राहिम लोदी की सेना कहाँ थी? बहुत ज़्यादा थी। और बाबर के पास सेना बहुत ही कम था। तो इसने क्या दिमाग लगाया कि तीनों तरफ से अपनी जो सेना थी उसको ये इस तरीके से इसने ये कर दिया। अब देखो क्या होगा, अगर दोनों सेना आमने सामने लड़ता तो अगर क्या होते कि मान लो कि कुछ सेना इसके भी मरते कुछ इसके भी मरते। इसने इधर तोप लगा दिए। क्या लगवा दिए? तोप लगवा दिए और दोनों साइड से पैदल सेनानी को भेज दिया। जब इधर तोप लग गया इसके पास तो बताओ इससे जो भी आपके निकलेंगे बारूद निकलेगा या जो भी तीर निकलेंगे तो ये सब के सब इधर जो भी सेना होंगे किसके सेना होंगे? सिर्फ इधर जितने भी सेना होंगे सबके सब किसके सेना होंगे? तो यहाँ पे सेना जो होगा विपक्षी दल, अर्थात यहाँ पे जो सेना होगा किसका होगा? इब्राहिम लोदी का। तो ये तीनों साइड से इसकी जो सेना इस साइड वाला सेना सेफ थे और जो बारूद से जो निकल रहे थे वो सारे के सारे लोदी के सेना पे गिर रहे थे। तो यहाँ पे लोदी की विशाल सेना होने के कारण भी इसकी हार होती है। इसी के दिन आपको मैंने देखा 21 अप्रैल का जो युद्ध शुरू होता है वह 27 अप्रैल को क्या हो जाएगा? समाप्त होता है और इसी दिन लोदी की हत्या हो जाती है अर्थात मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बाबर दिल्ली की गद्दी एवं आगरा की गद्दी को प्राप्त कर लेता है। तो इस पर बात करेंगे। परंतु इसमें जो बाबर ने, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे तोप एवं बारूद को प्रयोग करने वाला भारत में प्रथम शासक था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के किस युद्ध में सर्वप्रथम तोप एवं बारूद का प्रयोग किया गया था? तो आपका आंसर होगा बाबर। किस युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा तोप एवं बारूद का प्रयोग किया गया था भारत में, इसी तुलगुमा युद्ध नीति के तहत। अब आते हैं तोप का प्रयोग किया गया था। तोप का जो प्रयोग किया गया था उसके जो ये थे उसके मुख्य थे उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा के विषय में याद रख लीजिएगा, बंदूक जियो
बंदूकचियों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मुस्तफ़ा कर रहे थे। और तोपखानों का नेतृत्व उस्ताद अली मुख्य रूप से कर रहे थे। दो प्रसिद्ध निशानबाज भी थे जिसने इस पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग भी लिया था। तो मैंने इतना पॉइंट तो आपको समझा दिया कि पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय का विभिन्न कारण था। पहला ये था, नंबर 1 में आलम खां, दूसरा नंबर 2 में दौलत खां, और तीसरा नंबर में था वो राणा सांगा भी था। अगर युद्ध में तो अगर मान लिया जाए कि इन तीनों का सपोर्ट था, परंतु अगर सेना की बात करें तभी लोधी के पास बहुत ज़्यादा सेना थी, परंतु लोधी के पास जो भी सेनाएं थी वो कभी भी तोप एवं बारूद का प्रयोग नहीं देखे थे। और बाबर ने तोप एवं बारूद का जब प्रयोग किया तो बहुत ज़्यादा सेना होने के बाद भी यहाँ पे लोधी की सेना को हार होती है। अगर इसी युद्ध में 27 अप्रैल को जब किसकी विजय हो जाती है? बाबर की। तो आपने पिछले प्रश्न में देखा था, टॉपिक में, स्लाइड में, कि हमने आपको बताया था कि बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। यही उपाधि बाद में बादशाह की उपाधि बन जाती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 27 अप्रैल को 1527 ईस्वी को 27 अप्रैल 1527 ईस्वी को आगरा एवं दिल्ली पे कब्जा के बाद बादशाह की उपाधि धारण कर लिया था या घोषित किया था। तो ये जो कि बादशाह की उपाधि थी अब जाके बन गई बादशाह की उपाधि। और इसे दिल्ली सल्तनत के विभिन्न राजा, मुगल डायनेस्टी के विभिन्न राजाओं ने बादशाह की अपना टाइटल बाद में लगाए थे। तो यहाँ से एक बात और याद रख लीजिएगा, एक तो हो गया बादशाह, और दूसरा ये भी पूछता है कलंदर की भी उपाधि, इसकी जो उदारता के कारण इसे कलंदर की उपाधि भी धारण की थी। जो इसकी उदारता थी इसके कारण इसने कलंदर की भी उपाधि धारण की थी। तो बाबर से बहुत ही महत्वपूर्ण आपके प्रश्न बनते हैं, जो कि मैं आपके जब MCQ करवाऊंगा तो वहाँ पे इन सारे प्रश्नों को मैं घुसा के आपसे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब देखते हैं खानवा का युद्ध। आखिर खानवा का युद्ध का कारण क्या था? तो मैंने बताया था कि बाबर को निमंत्रण भेजने वाले में कहीं न कहीं राणा सांगा भी समर्थन कर रहे थे। प्रथम राणा सांगा के भी इसमें पराजित होती है, और राणा सांगा को पराजित का जो कारण था, जो एक महत्वपूर्ण कारण था, वो मैं बताता हूँ क्या कारण था। कि राणा सांगा का जो सबसे महत्वपूर्ण पराजित होने का कारण यही रहा कि इसने भी जो आपके तोप एवं बारूद का प्रयोग आपके नहीं देखे थे, इसकी भी सेनाएं, और बाबर के पास तोप एवं बारूद का एक बहुत बड़ा विशाल शक्ति था, परंतु सेना जो अगर माने तो राणा सांगा के पास बहुत ही ज़्यादा था। इस युद्ध में जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने। तो आपको देखिए 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा, 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, और 1528 ईस्वी में और 1529 ईस्वी में 2 युद्ध और लड़े गए थे। एक हो जाएगा मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था चंदावर का युद्ध, और एक हो जाएगा घाघरे का युद्ध। तो ये चारों युद्ध आपको इंपॉर्टेंट है, याद रख लेने हैं। 4 युद्ध लड़े गए थे, और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी की आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। परंतु जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो सर्वप्रथम सबको आगरा में दफनाया जाता है, परंतु बाद में इसकी इच्छा के अनुसार इसे काबुल, अर्थात ये देख रहे हैं बाबर की क्या है, मकबरा है, काबुल में दफना दिया जाता है ले जाकर। तो ये भी प्रश्न पूछते हैं, बताइए मुगल डायनेस्टी का कौन ऐसा शासक था जिसे 2 बार दफनाया गया है? तो आएगा आपका आंसर बाबर। पहले कहाँ? आगरा में, पुनः इसे काबुल में ले जाकर दफना दिया जाता है। तो ये भी प्रश्न है, काबुल अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है। जी हाँ जी, तो आपको याद रख लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ से देखिए बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके ए बाबरी, तुर्की भाषा में लिखी है। जो इसकी भाषा क्या थी? तुर्की। जो कि इसकी आत्मकथा है तुझके ए बाबरी, बाबर नामा से रचना की है। किसने किया है? बाबर ने अपनी खुद को किया है। परंतु इसका फारसी अनुवाद अगर पूछेगा तो फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि बाबर के विषय में आप लोग को जानना चाहिए था। इसकी मृत्यु के बाद इसके 4 पुत्र थे। तो चारों पुत्र का
जो कि हुमायूं के विषय में थे, हम बताएंगे। तो अगले टॉपिक में हम लोग इसके जो साम्राज्य का विभाजन होता है, क्योंकि बाबर की मृत्यु के बाद इसके जो साम्राज्य होते हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, तो किस क्षेत्र को हम जब हुमायूं पढ़ेंगे अगले वीडियो में तो वहाँ से डिस्कशन करेंगे कि इसके चारों जो क्षेत्र थे, चारों भाइयों में किस प्रकार कहाँ कहाँ का क्षेत्र बांटा गया। तो फिलहाल के लिए आज मैं यहीं पे वीडियो को रोकूंगा। बाबर ने 4 युद्ध लड़ाई, 4 युद्ध याद रख लेना है आप सभी को। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, इधर हो गया चंदेरी का युद्ध, और इधर हो गया घाघरे का युद्ध, और इधर लास्ट में हो जाएगा इसकी मृत्यु। चलिए, तो ये थी बाबर की कहानी, जो कि आपके इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो कि मुगल डायनेस्टी के शासक, यहाँ पे आपको पढ़ना था बाबर की कहानी। बाबर कहाँ के थे, मैंने सारा चीज़ बताया। आई होप आप MCQ लगाएंगे तो इससे एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो आज के लिए सेशन में यहीं पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हो सके तो आप शेयर भी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं भी कीजिएगा तो कोई नहीं, इसकी पूरी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके PDF के लिए या किसी भी अन्य प्रकार के वीडियो आपको जो कि लिंक आपके नहीं यूट्यूब के द्वारा जाते हैं, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल किरण एकेडमी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से हमारा ज्वाइन कर लें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।